सूर्यनगर एक छोटा सा शांत और प्यारा गांव था। गांव भले ही छोटा था, लेकिन यहाँ के दिल बहुत बड़े थे। हर खुशी और हर दुख में पूरा गांव एक परिवार की तरह साथ खड़ा रहता। इसी गांव में रघु की छोटी सी मिठाई की दुकान थी, जो स्वाद से ज्यादा अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। वह सही तौल देता, मिलावट नहीं करता और जरूरतमंदों को उधार भी दे देता। पास ही एक बड़ा मिठाई व्यापारी रहता था, सेठ बलराम। सेठ बलराम मिलावट और धोखे से पैसा कमाता था। उसे रघु की बढ़ती लोकप्रियता से जलन होती थी। रघु भैया, आपकी दुकान छोटी है, लेकिन यहाँ आकर दिल को बड़ा सुकून मिलता है। आपकी मिठाइयों में कुछ अलग ही मिठास होती है। साहब, मिठास तो बस दूध और चीनी की होती है। असली स्वाद तो ईमानदारी से आता है। रघु, तुम्हारी मिठाई की शुद्धता तो अब दूसरे गांवों में भी मशहूर हो गई है। लोग वहां कहते हैं, अगर असली मिठाई खानी हो तो सूर्यनगर के रघु के पास जाना। अरे साहब, यह सब लोगों का प्यार है। मैंने तो बस इतना सीखा है कि जो बनाऊं दिल से बनाऊं। अगर मिठाई में मिलावट कर दूं तो पहले मेरे अपने मन में कड़वाहट भर जाएगी। चलो रघु, अब मैं चलता हूं। तुम्हारी दुकान की मिठाई खाकर सच में घर जैसा मजा आ जाता है। दूर से सेठ बलराम का नौकर कालू रघु की दुकान की तरफ देखता है। अरे बाप रे, इतनी भीड़! ये तो हर दिन बढ़ती ही जा रही है। अगर सेठ जी को पता चल गया तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। कालू जल्दी जल्दी सेठ बलराम की दुकान की ओर बढ़ता है। क्या हुआ? इतना हांफते हुए क्यों आ रहे हो? सेठ जी, रघु की दुकान पर आज फिर भीड़ लगी हुई है। लोग कतार में खड़े हैं और उसकी मिठाई की तारीफ करते नहीं थक रहे। यह रघु की छोटी सी दुकान मेरा धंधा नहीं चलने देगी। इसे तो हर हाल में रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे? अगर यूं ही उसकी दुकान चलती रही तो लोग हमारी दुकान भूल ही जाएंगे। कालू, अभी तो खेल शुरू हुआ है। जिसे लोग आज ईमानदार कह रहे हैं, कल वही बदनाम होगा। दिन भर की मेहनत के बाद चेहरे पर संतोष की मुस्कान लिए रघु अपनी छोटी सी दुकान बंद करके अपने घर की ओर चल पड़ता है। रात का सन्नाटा छा चुका था। पूरा सूर्यनगर सो रहा था। रात के अंधेरे में सेठ बलराम अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर चुपचाप रघु की दुकान के पास आ पहुंचा। रघु आज के बाद ये दुकान कभी नहीं चला पाएगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सेठ जैसे ही आग लगाने ही वाला होता है, तभी पुलिस का सायरन बजता है और वह भाग खड़ा होता है। अरे, आज तो बाल बाल बच गया। रघु को फंसाने के लिए अब कुछ और सोचना पड़ेगा। अगले दिन रघु अपनी दुकान खोलता है और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह काम शुरू कर देता है। उसे आग वाली घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। दूसरी तरफ सेठ बलराम फिर से रघु को फंसाने की तरकीब सोच रहा था। कैसा रहेगा अगर मैं रघु को किसी झूठे केस में फंसा दूं? जेल से बाहर आते आते उसे बरसों लग जाएंगे। तभी उसका नौकर कालू नकली घी का डब्बा उठाए हुए वहां आ जाता है। नकली घी का डिब्बा देखकर सेठ बलराम को एक आइडिया सूझता है। कालू, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हुक्म कीजिए सेठ जी, जो कहेंगे वही करूंगा। अब ध्यान से सुनो।
तुम ये नकली घी का डब्बा रात को रघु की दुकान पर रख कर आ जाना, पर याद रहे कोई तुम्हें देखे नहीं। बाकी आगे का खेल मैं देख लूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं रख दूंगा। अब देखता हूं ये रघु कैसे दुकान चला पाता है। रात को सेठ के कहे अनुसार कालू चुपके से घी का एक डब्बा उठाकर रघु के ढाबे के पास रख जाता है। सेठ जी, मैंने कल रात वो डिब्बा रघु की दुकान पर रख दिया था। कमाल कर दिया तुमने। चलो अब तुम दुकान संभालो, मैं एक जरूरी काम करके आता हूं। सेठ बलराम बिना एक पल गवाए तेज कदमों से सीधे पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ जाता है। इंस्पेक्टर साहब, बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। शांत हो जाइए सेठ जी, साफ साफ बताइए क्या हुआ है। साहब, उस रघु मिठाई वाले की दुकान पर कुछ गड़बड़ चल रही है। मुझे शक है कि वह लोगों को मिलावटी मिठाइयां खिला रहा है। इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कोई सबूत है आपके पास? सबूत अभी तो नहीं, पर मुझे पक्की खबर मिली है। मैं तो एक जिम्मेदार व्यापारी हूं साहब, लोगों की जान की चिंता में यहाँ भागा चला आया। ठीक है सेठ जी, आप इतना कह रहे हैं तो हम रघु की दुकान एक बार जरूर जांच करेंगे। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब, आपने मेरी बात सुन ली। मुझे बस लोगों की भलाई की ही चिंता है। अब मैं चलता हूं। जांच करने के लिए पुलिस वाले रघु की दुकान की ओर रवाना हो जाते हैं। पुलिस वाले दुकान के अंदर आते हैं। लोग धीरे धीरे चुप हो जाते हैं। तुम ही रघु हो? जी साहब, मैं ही रघु हूँ। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हमें शिकायत मिली है कि तुम्हारी मिठाइयों में मिलावट हो सकती है, इसलिए हमें तुम्हारी दुकान की तलाशी लेनी होगी। साहब, आप बेझिझक जांच करिए, मुझे अपनी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। इंस्पेक्टर इधर उधर जांच पड़ताल करता है। रघु, यह घी तो मिलावट वाला है, इसमें साफ साफ पाम ऑयल मिला हुआ है। नहीं साहब, मैं कभी मिलावट का सामान इस्तेमाल नहीं करता। यह डिब्बा तो आज सुबह यहीं पड़ा मिला था, यह मेरा नहीं है। जो कुछ कहना है वह पुलिस स्टेशन जाकर कहना। यह डिब्बा तुम्हारी दुकान से मिला है, इसलिए जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी। इंस्पेक्टर साहब, रघु एक ईमानदार दुकानदार है, वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। हो सकता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन सबूत रघु के खिलाफ हैं, इसलिए मुझे रघु को अपने साथ ले जाना पड़ेगा। और पुलिस रघु को अपने साथ लेकर चली जाती है। सेठ जी, मैं आपके लिए एक ताजा खबर लाया हूँ। बोलो, क्या खबर लाए हो? सेठ जी, आज मैंने देखा कि पुलिस रघु को पकड़कर ले गई है। यह तो होना ही था। अच्छा हुआ वह रघु हमारे रास्ते से हट गया। अब हम आराम से अपना धंधा कर पाएंगे। सेठ बलराम मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि उसकी चाल काम कर गई थी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मेरी सारी मिठाइयां बिल्कुल शुद्ध हैं। हाँ रघु, मुझे ये बात पहले से पता है। मैंने तुम्हारी मिठाइयों का सैंपल लैब में भिजवाया था और रिपोर्ट में साफ आया है कि उसमें जरा सी भी मिलावट नहीं है। तो मुझे छोड़ दीजिए, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। मैं तुम्हें अभी नहीं छोड़ सकता। उससे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि मिलावट वाला सामान किसने रखा है और उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। पुलिस मामले को सुलझाने में लग जाती है। सर, रघु को कौन फंसा रहा होगा? क्या आपको किसी पर शक है? मुझे तो सेठ बलराम पर ही शक है। उसी ने शिकायत की थी। उसकी खुद की मिठाई की दुकान है
और वह कभी नहीं चाहेगा कि उसके आसपास कोई छोटी दुकान इतनी अच्छी तरह चले। तो अब हम रघु को बेगुनाह कैसे साबित करेंगे? तुम एक काम करो, सेठ बलराम की दुकान पर नजर रखो, और हाँ, उसकी दुकान से थोड़ी मिठाई भी खरीद लेना ताकि हम उसे जांच के लिए भेज सकें। ठीक है साहब। हवलदार ने सेठ बलराम की दुकान पर नजर रखना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वह देखता है कि सेठ बलराम का नौकर वही डिब्बा हाथ में लिए दुकान की ओर जा रहा है। इसके बाद वह दुकान से मिठाई खरीदता है और सीधे पुलिस थाने की ओर चला जाता है। साहब, मिठाई की रिपोर्ट आ गई है और उसमें मिलावट पाई गई है। ओह अच्छा, और कुछ पता चला क्या? हाँ साहब, मैंने सेठ के नौकर के हाथ में वही डिब्बा देखा था जो रघु की दुकान पर रखा हुआ था। तो इसका मतलब साफ है, सेठ बलराम ने ही रघु को फंसाया है, लेकिन फिर भी हमें उन्हें पकड़ने के लिए पक्का सबूत चाहिए होगा। साहब, एक काम करते हैं, सेठ के नौकर को पकड़कर ले आते हैं, शायद वह कुछ सच्चाई बता दे। ठीक है, उसे ले आओ, उसी से पूछताछ करेंगे। तुम ही सेठ बलराम की दुकान पर काम करते हो ना? हाँ साहब, मैं सेठ बलराम की मिठाई की दुकान में काम करता हूँ। चलो, बड़े साहब ने तुम्हें बुलाया है। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? ज्यादा सवाल मत करो, बस चुपचाप चलो, थोड़ी सी पूछताछ करनी है। साहब, मैं मिठाई वाले को ले आया हूँ। अच्छा, तो तुम सेठ बलराम के यहाँ काम करते हो? हाँ साहब, मैं ही पिछले 5 साल से वहाँ काम कर रहा हूँ। तो अब सच सच बताओ, रघु की दुकान पर मिलावटी घी का डिब्बा किसने रखा था? सच बोलना, नहीं तो बहुत डंडे पड़ेंगे। कालू बहुत डर जाता है और कांपते हुए बोलता है, साहब, वो डिब्बा मैंने ही रखा था, सेठ के कहने पर, और वही घी हम अपनी मिठाइयों में भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा हुआ तुमने सच बता दिया। जाओ हवलदार, सेठ बलराम को पकड़ कर ले आओ। सेठ बलराम, तुम्हारा भंडा फूट चुका है, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। पर मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। जो कुछ भी कहना है अब थाने में जाकर कहना, यहां नहीं। चलो अब। सेठ बलराम और उसके नौकर को उनके किए की सजा मिली और दोनों को जेल में डाल दिया गया। और सेठ बलराम की दुकान को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है। रघु को जेल से रिहा कर दिया जाता है और वह एक बार फिर से अपनी छोटी सी दुकान खोलकर ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपना काम शुरू कर देता है।